हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन वर्ल्ड। तो आप सब कैसे हैं? मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक न्यू लव स्टोरी। ये लव स्टोरी हाई स्कूल की रहने वाली है, जिसमें वांग जी टीचर है, स्ट्रिक्ट, कोल्ड और रूल्स को फॉलो करने वाली पर्सनैलिटी है। वो बिल्कुल भी रूल्स के ख़िलाफ़ नहीं होता। अगर कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है तो वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। और वहीं हमारे विंग की पर्सनैलिटी एकदम चीयरफुल, फ्लर्टी वेज वाली है और एकदम काइंड पर्सन भी है हमारा विंग। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि हाई स्कूल में नए सेमेस्टर की शुरुआत हो रही थी और सभी बच्चे एक्साइटेड थे अपने न्यू टीचर्स और सेमेस्टर के लिए। तो सभी स्टूडेंट अपनी असेंबली के बाद अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं, वैसे ही चीयरफुल मजाक करते हुए। और जैसे ही बच्चे अपनी डेस्क पर जाकर बैठते हैं तो कुछ देर बाद टीचर की एंट्री होती है। तो टीचर के आने पर स्टूडेंट उनको सीरियसली नहीं लेते हैं, तो वो अपनी बातें जारी रखते हैं और टीचर, जिनका नाम लैंग वांग जी होता है, वो अपनी डेस्क पर जाता है, पास में रखी एक स्टिक डेस्क पर मारता है। तो सभी स्टूडेंट चुप हो जाते हैं। एक साइलेंस सा छा जाता है पूरी क्लासरूम में। तो स्टूडेंट आपस में बात करते हैं कि ये तो टीचर बड़ा ख़तरनाक लग रहा है, पर्सनैलिटी से भी पता नहीं कैसा होगा, देखने में तो एकदम हार्ड पर्सनैलिटी वाला लग रहा है, हमें अभी चुप रहना चाहिए, क्या पता फर्स्ट सेमेस्टर में ही हमें पनिशमेंट मिल जाए। क्लासरूम में पूरा साइलेंस छाया हुआ था। वांग जी की सीधी आवाज़ क्लासरूम के कोने कोने में गूंज गई। पूरा क्लास एक पल में चुप हो गया। सबकी नज़रें या तो डेस्क पर थी या फिर फ्लोर पर। बस एक ही चेहरा था जो मुस्कुरा रहा था। वांग जी ने चौक डाउन रखा और सीधे उसके पास गया और बोला, यू स्टैंड अप, व्हाट्स योर नेम। तो वो स्टूडेंट खड़ा होता है और अपना नाम वीइंग बताता है। तो वांग जी एक स्टेडी आवाज़ में बोलता है, क्या आपको स्कूल के डिसिप्लिन के बारे में नहीं पता? तो वी वुजियान ने बिना डरे आंखों में शरारत लिए बोला, पता तो है सर, पर कभी कभी साइलेंस से ज़्यादा एक मुस्कान ज़रूरी होती है। क्लास में एक हल्की सी हंसी गूंज उठी। तो वांग जी ये आंसर सुनकर बहुत हैरान था और उसको गुस्सा भी आ रहा था और यहाँ से एक हल्की सी इरिटेशन की शुरुआत हो चुकी थी वांग जी को वीइंग के लिए। बट वांग जी ने तब कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक सेंटेंस के अलावा। वांग जी बोला, आफ्टर स्कूल स्टाफ रूम। वीइंग अपने लिप्स को कर्व किए हुए बोलता है, पनिशमेंट बट नॉट बोरिंग। तो ये भी वांग जी को सुन जाता है। तो वांग जी तो बहुत इरिटेट होता है वीइंग से, लेकिन वहाँ कुछ नहीं बोलता और क्लासरूम से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल की बेल बज जाती है और सारे स्टूडेंट अपना बैग जल्दी से पैक करते हैं और जल्दी से जल्दी स्कूल से निकलने के लिए जल्दी जल्दी चलते हैं। विंग के अलावा सभी स्टूडेंट अपनी जल्दी में थे घर जाने के लिए। विंग स्टाफ रूम की तरफ स्लो पेस में बढ़ रहा था, हाथों में लूजली ग्रिप किए नोटबुक्स और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए हुए स्टाफ रूम की ओर बढ़ रहा था। विंग को पता था लैंग वांग जी उसका इंतज़ार कर रहा होगा। तो विंग अपने आप से बोलता है, कोई ना विंग, शायद एक और स्कोल्डिंग या डिटेंशन, शायद कुछ और कोल्ड वर्ड्स, यही तो सुनने हैं। तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें बस उस आदमी से फ़र्क पड़ना चाहिए जिसने तुम्हारी स्माइल नहीं देखी। तो विंग डरो मत, आगे बढ़ो। तो विंग ये अपने आप को दिलासा देते हुए स्टाफ रूम की ओर जाता है। स्टाफ रूम में अंदर एंटर करते ही उसने देखा वांग जी अपनी डेस्क पर बैठा था, परफेक्ट पोस्चर में, जैसे उसकी स्पिन में कोई लोहे की रोड हो। उसके हाथों में एक फ़ाइल थी, पर जैसे ही वांग जी ने अंदर कदम रखा उसकी आंखें उस पर टिक गई। देर हो गई, वांग जी ने बिना एक्सप्रेशन के कहा। विंग ने शोल्डर उचकाते हुए कहा, सर वक्त का क्या है, कभी घड़ी की सुनो तो कभी दिल की। तो वांग जी विंग की ओर देखता है और गुस्से में बोलता है, शट अप, मैं तुम्हारे दिल की घंटी नहीं हूँ। विंग साइलेंस में खड़ा रहता है। विंग ने अपनी हंसी दबाई और बोला, सर बताइए क्या पनिशमेंट है आज, क्लासरूम की सफाई या फिर आपकी बोरिंग पोइट्री की कॉपिंग। तो वांग जी ने अपनी फ़ाइल बंद की और विंग को कहा, बैठो।
तो वेइंग थोड़ा सरप्राइज था। तो वांग जी कहता सिट डाउन। जैसे ही वेइंग वो सामने वाली कुर्सी पर बैठा, वांग जी ने डायरेक्ट आंखों में देखा और कहा, तुम हमेशा सब कुछ मजाक में क्यों समझते हो? वेइंग मोमेंटरी चुप हो गया। वेइंग इतना डायरेक्टली सवाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। फिर वेइंग बोलता है, क्योंकि सब सीरियस बन जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। वांग जी ने उसके एक्सप्रेशन कुछ सेकंड तक देखे। तो वांग जी बोलता है, तुम्हें स्कूल में रहना है तो रूल्स फॉलो करने होंगे। वांग जी ने कामली कहा, मैं तुम्हारी जोक्स को टॉलरेट नहीं करूँगा। फिर वेइंग स्लोली बोलता है, पर क्या आप समझने की कोशिश करेंगे सर? वांग जी थोड़ा स्टिफ हुआ, जैसे उस क्वेश्चन ने उसे पर्सनली हिट किया हो। फिर वांग जी वेइंग को कहता है, अब तुम जा सकते हो। वेइंग ने स्लोली उठते हुए कहा, आप बहुत अलग हैं सर, मुझे देखना है कि आप वैसे ही रहेंगे। इतना कहकर वेइंग वहाँ से चला गया। वांग जी वेइंग की बातें सोच रहा था कि वेइंग ने उसे ऐसा क्यों कहा, और कहा तो और उसे ही क्यों कहा। वेइंग चला तो गया, लेकिन वांग जी के मन में एक सवाल छोड़ गया। फिर हम अगले दिन क्लास में वांग जी को देखते हैं। वांग जी पोइट्री पढ़ रहा था। उसका टोन यूजुअली था काम, इमोशनल, जैसा हर वर्ड्स एक रूल हो। तो वांग जी बोर्ड पर लिखना स्टार्ट करता है। वो एक पोइट्री है, तो वो पोइट्री लिखता है, ए पोइट हु शा पेन एज पोइट्री इटसेल्फ, जिसका मीन था एक कवि जिसने दर्द को एक पोइट्री के रूप में देखा। पूरी क्लास वो पोइट्री लिख रही थी अपनी नोटबुक में, सिवाय एक वीवूजान जो बैक बेंच पे बैठा था बोरिंग एक्सप्रेशन के साथ। उसके पास कुछ स्टिकी नोट्स थे जिसमें वो उस पोइट्री का फ़नी वर्जन बना रहा था। उसका फ्रेंड उसे छुप छुप के देख रहा था और मुस्कुराता। वांग जी का वॉइस सडनली रुक गया। उसने देखा वेइंग कुछ लिख रहा था और उसके पास जो बैठे उसके फ्रेंड्स थे वो देखकर हंस रहे थे उस स्लिप को। वेइंग के दोस्त ने पीछे से उसे एल्बो मारा और कहा, बंद कर सर, देख रहे हैं। वांग जी ने चॉक टेबल पे रखा। उनका चेहरा पेल था। वांग जी गुस्से से उबल रहा था। वांग जी की आंखों से साफ दिख रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है। तो वांग जी बोलता है, वेइंग बाहर। वांग जी अपने गुस्से को छुपाकर धीरे से बोलता है ये बात। तो वेइंग सरप्राइज्ड हुआ। उसने कैजुअली उठने की कोशिश की, सर इतना सीरियस क्यों हो गए? फिर वांग जी बोलता है, आई सेड आउट। पूरी क्लास साइलेंट हो गई। वेइंग ने बैग उठाया और बिना कुछ कहे निकल गया। पहली बार उसकी मुस्कान हल्की थी। फिर हम देखते हैं कॉरिडोर में वेइंग वॉल के सहारे खड़ा था। तब वहाँ वांग जी आया। वांग जी की आंखें लाल हो रखी थी गुस्से में। तो वांग जी वेइंग से कहता है, तुम्हें क्या लगता है पेन एक मजाक है? वेइंग कंफ्यूज था, सर मैंने सिर्फ थोड़ा सा मजाक किया था, आप तो जैसे। फिर वांग जी बोलता है, ये पोइट्री मजाक नहीं है, ये किसी का जीवन था और तुम इसे क्लास के अंदर मजाक बना रहे हो। वेइंग एकदम चुप हो गया। उसने कभी वांग जी को इमोशन शो करते हुए नहीं देखा, लेकिन आज उसकी आंखों में एक छोटी सी चीख छुपी हुई थी। वेइंग ने थोड़ा हर्ट होकर पूछा, आपको क्या फ़र्क पड़ता है सर? वांग जी एक सेकंड के लिए रुका, फिर बस इतना बोला, तुम ज़्यादा बोलते हो पर कभी सुनते नहीं हो, और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। वेइंग वहीं खड़ा रह गया। पहली बार थोड़ा गिल्टी फील कर रहा था वेइंग, और थोड़ा क्यूरियस था वांग जी के इस दर्द को जानने के लिए। वेइंग सोचता है कि सर मुझे ऐसा क्यों बोल गए और उन्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है एक छोटी सी पोइट्री के साथ। मैंने तो थोड़ा सा मजाक किया था। फिर हम नेक्स्ट डे वांग जी को ऑफिस में देखते हैं और वांग जी और सभी टीचर्स प्रिंसिपल के साथ एक मीटिंग में थे। तो प्रिंसिपल सभी टीचर्स को बोलते हैं कि दिस ईयर लिटरेचर स्टूडेंट्स विल बी गोइंग फॉर ए 2 days कल्चर ट्रिप। इसमें स्टूडेंट को आप म्यूज़ियम विजिट, ओवरनाइट कैंप, पोइट्री रिस्ट्रिक्शंस, ये सब इस ट्रिप में होगा। एंड मिस्टर लैंजन, यू विल बी सुपरवाइजिंग। आपकी जिम्मेदारी होगी स्टूडेंट को ट्रिप ले जाने की। वांग जी वहाँ कुछ नहीं बोलता, वो अपना सिर हिलाता है और कहता है यस सर। लेकिन वांग जी को अंदर से अलग फील हो रहा था। लोगों के बीच में रहना उनके लिए पनिशमेंट थी जैसे। वांग जी वेइंग के बारे में सोच रहा था कि उसे ट्रिप में जाना पड़ेगा, और वो भी वी वूजियान के साथ, और वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। लेकिन लैन वांग जी
अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए प्रिंसिपल की बात मान लेता है और ट्रिप पे जाने के लिए रेडी हो जाता है। जब ये मीटिंग हो रही थी तब वहाँ एक स्टूडेंट बाहर खड़ा था और उसने सब सुन लिया था कि स्कूल ट्रिप में जा रहा है। तो उसने सभी क्लास के स्टूडेंट को बता दिया था कि स्कूल ट्रिप पे जा रहा है और उसके सुपरवाइजिंग है लैंजन सर। फिर वीइंग बोलता है तो ट्रिप में चिल तो पक्का है। वांग जी फिर क्लास में जाता है और सिर्फ एक सेंटेंस बोलता है वी वू जियान की तरफ देखकर, अगर तुम रूल्स तोड़ोगे तो सबसे पहले तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा। तो वीइंग ने चीखी स्माइल दी, सर मैं इतना बदतमीज़ थोड़ी ना हूँ। फिर हम देखते हैं ट्रिप डे अर्ली मॉर्निंग। स्टूडेंट का ग्रुप बस में चढ़ रहा था। वीइंग अपने बैग के साथ चढ़ते हुए बोला, सर फर्स्ट सीट तो मेरी रिजर्व्ड है, आपके साथ बैठने का, आपका सीरियस मूड हल्का करने का चांस मिल गया। वांग जी ने ब्लैंक एक्सपीरियंस के साथ पीछे की तरफ वॉक किया और बैक सीट चूज़ की। वीइंग उसके पास ही बैठ गया। वांग जी का मना करने का अंदाज़ वीइंग को समझ नहीं आया या फिर वीइंग नज़रअंदाज कर रहा था इस बात को। पूरे रास्ते वीइंग जोक्स हुमिंग सनग्लासेस पहन के पोइम्स का ड्रामेटिक रीडिंग कर रहा था। वांग जी कभी कभी वीइंग को देख लेता लेकिन कुछ कहता नहीं। बट लैन वांग जी नोटिसिंग वीइंग, जो भी वीइंग हरकतें करता तो वांग जी उसे देखता लेकिन कुछ बोलता नहीं। फिर सभी स्टूडेंट म्यूज़ियम में पहुंच जाते हैं। स्टूडेंट्स गैलरी में चले जाते हैं। वांग जी सभी स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन समझाता है, उन्हें सुपरवाइज़ कर रहा था जब एक रूम के कोने में उसने देखा वीइंग अकेला एक पेंटिंग के सामने खड़ा था। उस पेंटिंग में एक आदमी, टूटी हुई आँखें, एक चिल्लाता हुआ दिल और एक नोट जिस पे लिखा हुआ था द पोएट डाइज ए लिटिल एवरी टाइम ही लाफ्स। वीइंग उस पेंटिंग को देखकर शायद पहली बार शांत था। वांग जी आया और साइड में खड़ा हो गया। वांग जी टीजिंग करते हुए वीइंग को बोलता है, तुम मजाक में सब कुछ लेते हो पर ये पेंटिंग भी तुमसे बात कर रही होगी, नहीं ऐसा ही कुछ है क्या? फिर वीइंग स्लोली आवाज़ में कहता है, सर कुछ चीज़ें होती है जो बोली नहीं जाती, सिर्फ समझी जाती है। वांग जी ने एक इमोशनली भरी आंखों से वीइंग को देखा और अपने मन में सोच रहा था ये वो लड़का नहीं है जो किसी पोइट्री का मजाक उड़ाता है, ये कोई और है। लेकिन वांग जी ने वीइंग से कुछ नहीं कहा। वांग जी के वहाँ से चले जाने के बाद वीइंग ने पहली बार खामोशी से वांग जी को देखा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रात हो चुकी थी। हिल साइड कैंप पर उन्होंने अपना टेंट्स लगाया हुआ था। वहाँ पर 2 टेंट्स थे। वहाँ पर बोनफायर भी जल रही थी और लॉन्ग नाइट थी। बाकी स्टूडेंट्स सो चुके थे। क्लाउड्स आसमान में घिरे हुए थे और बिजली गरज रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। वीइंग अपने टेंट में सोया हुआ था। उसे नींद नहीं आई हुई थी, बस वो ऐसे ही सोच रहा था और मौसम को देख रहा था। वीइंग यही सब सोच रहा था, पुरानी दर्द भरी याद, उसी रात की याद जब बारिश में सब कुछ छोटा हो गया था, जब वो अकेला छोड़ दिया गया था। अचानक एक बिजली चमकी और एक जोर का ठंडक गूंज उठा। वीइंग ने आंखें बंद कर ली। फिर वीइंग अपने फ्लैशबैक में देखता एक बचपन का सीन। बारिश हो रही थी, चिल्लाते लोग, भीगता हुआ वीइंग, किसी का हाथ छूट जाना। जब वीइंग फ्लैशबैक से बाहर आता है तो उसके हाथों से ब्लैंकेट नीचे गिर जाता है। उसकी सांस भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जानो नाइटमेयर ने उसे पकड़ लिया था। तभी वांग जी ने आवाज़ सुनी, एक हल्का सा सोबिंग। वांग जी को ऐसी अजीब सी आवाज़ आ रही थी तो वांग जी एकदम से उठ गया। तभी वांग जी टॉर्च लेकर बाहर टेंट के बाहर गया। बारिश हल्की हो चुकी थी और हवा ठंडी चल रही थी। उसने वीइंग का टेंट हल्का सा खोला और झांक कर देखा कि वीइंग का चेहरा एकदम गीला हुआ था। वांग जी हैरान था कि वीइंग का फेस इतना गीला क्यों हो रखा है, उसे इतना पसीना क्यों आया हुआ है और वो भी इतनी ठंडी सर्द हवा चल रही है, उसके बीच इसको पसीना। फिर वांग जी सोचता है क्या ये वही लड़का है जो दिन भर मजाक करता है, जो दुनिया से लड़ता है सिर्फ इसलिए ताकि खुद से बच सके। वांग जी वीइंग के पास गया और उसने सॉफ्टली वीइंग के शोल्डर को टच किया और कहा, वीइंग तुम ठीक हो? तभी वीइंग ने अपनी आंखें खोली। वीइंग कंफ्यूज था,
थोड़ा डरा हुआ था, ब्रीथिंग उसकी फास्ट थी, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें वांगजी पे पड़ी तो विंग थोड़ा शांत हो गया, एकदम काम सा हो गया। फिर विंग एक हल्की सी आवाज़ के साथ बोलता है, सर आप? तो वांगजी कहता, हाँ मैं। तुम्हें शायद कोई बुरा सपना आया हुआ था। तो विंग कंफ्यूज होते हुए कहता है, हाँ सर आप सही कह रहे हो, यह एक पुराना सपना था। तो वांगजी थोड़ा चुप होकर विंग को बोलता है, क्या तुम थोड़ा बाहर टहलना चाहोगे मेरे साथ? तो विंग हाँ कर देता है। तो विंग और वांगजी एक ट्री के नीचे खड़े हो जाते हैं। हल्की सी बारिश हो रही थी और एक अजीब सा साइलेंस था। विंग वांगजी की ओर देखकर थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, सर मैं थोड़ा वियर्ड हूँ ना? फिर वांगजी ने उसकी तरफ देखा एक बार, नॉट लाइक ए टीचर, बस एक इंसान जो दूसरे इंसान को समझना चाहता हो। तो वांगजी फिर कहता है, नहीं बस चुप हूँ, कुछ दर्द ऐसा होता है जो सिर्फ खामोशी में ही पिघलता है। ये सुनकर विंग का गला भर गया, तो वो अपने आप को ठीक करके कहता है, सर मैं आपसे कुछ पूछूं? तो वांगजी दूसरी साइड देखकर अपना सर हिलाता है। तो विंग वांगजी से पूछता है, आपको कभी नाइटमेयर्स आते हैं? वांगजी इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर वांगजी ने थोड़ा डीप साइलेंस के बाद बोला, रोज़। ये सुनते ही विंग ने वांगजी को एक अलग ही फीलिंग के साथ देखा। वो फीलिंग शॉक्ड, ऑलमोस्ट हम्बल्ड थी। फिर विंग ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ एक दिन मैं किसी का नाइटमेयर्स ना रहूँ, बस एक अच्छा याद बनकर रहूँ। वांगजी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ वो चुप रहा, लेकिन उसकी हाथों की उंगली ने हल्की सी मूव की, जैसे किसी आदत को तोड़ने वाली चाह हो। वांगजी ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे जैसे लोग दर्द को हंसना सिखाते हैं और वो याद बन जाते हैं। विंग की आंखों में पानी था, रेन से या उसकी बातों से, शायद दोनों। वांगजी जब विंग को देखता है वो अपने आंसू छुपा रहा होता है, लेकिन वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है और कहता है, तुम्हें शायद अपना दर्द छुपाना नहीं चाहिए अपनी स्माइल के पीछे। वांगजी विंग के करीब आने लगता है, लेकिन इतने में एक बिजली कड़कती है तो वो दोनों दूर हो जाते हैं। तो वांगजी को पता नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वांगजी विंग को ये कहकर चला जाता है कि तुम जल्दी से आ जाना, ज़्यादा देर बाहर रहोगे तो सर्दी लग जाएगी। फिर हम ट्रिप के अगले दिन देखते हैं सभी स्टूडेंट वापस स्कूल कैंपस लौट आए। सभी स्टूडेंट की आंखों में एक थकान सी थी, लेकिन विंग के चेहरे पर वही यूजुअली स्माइल। तब विंग ने कहा, सुनो, उसने अपने दोस्त से कहा, सर का रेन वाले एक्सपीरियंस का नाम होना चाहिए साइलेंट थंडर। फिर उसने फेक सीरियस वॉइस में कहा, विंग चुप हो जाओ, ये बारिश से भी खतरनाक है। पीछे से वांगजी ने उसकी आवाज़ सुन ली थी। कुछ नहीं बोला, पर एक छोटी सी सांस अंदर ले ली। वो जानता था उस रात कुछ बदल गया था उनके दोनों के बीच। सभी स्टूडेंट घर चले गए थे। विंग अपना फ़ोन क्लासरूम में भूल गया था। जब वो वापस गया तो आंधी फिर से आ चुकी थी। आंधी आने की वजह से जो स्कूल में गार्ड्स लगे हुए थे उन्होंने स्कूल के गेट बंद कर दिए। सारे बच्चे तो जा ही चुके थे, लेकिन विंग अपना फ़ोन लेने क्लासरूम में वापस गया था। तो विंग लॉक हो गया उस रूम के अंदर, और स्कूल के जो सारे मेन गेट थे वो भी लॉक हो चुके थे। विंग ने गार्ड्स को आवाज़ लगाई थी, लेकिन उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। और तभी कॉरिडोर के एंड से एक आवाज़ आई, तुम फिर से अंदर रह गए। विंग ने पलट कर देखा तो वहाँ लैंग वांगजी था। तो विंग कहता है, सर आप यहाँ कैसे? वांगजी ने कामली कहा, प्रिंसिपल ने फाइल्स के लिए बुलाया था, मैं अभी आने वाला था पर गेट बंद हो गया और मैं इधर तुम्हारी ही तरह फंस गया। तो दोनों चुप हो जाते हैं, एक साइलेंस सा छा जाता है। दोनों एक दूसरे को कुछ सेकंड तक देखते रहते हैं। फिर वांगजी ने कहा, स्टाफ रूम खुला है, चलो मेरे साथ, वहाँ पर कुछ खाने की चीज़ें पड़ी होगी। तो वो दोनों स्टाफ रूम में चले जाते हैं और दोनों बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे थे। उस स्टाफ रूम के अंदर दोनों अकेले, एक सॉफ्ट लाइट, 2 चेयर्स और स्कूल के एक क्वाइट कोने में बैठा हुआ एक वो लड़का जो दुनिया को लाइट बना के जीता है, और एक आदमी जो हर लाइट को साइलेंस में फील करता है। दोनों ही कॉम्बिनेशन अलग है। विंग सोफे पे बैठते हुए फ़नी वेज में वांगजी से कहता है, सर ये काफ़ी फिल्मी सा लग रहा है ना? अकेले स्कूल में एक टीचर, एक स्टूडेंट और एक रात, काफ़ी फिल्मी है ना सर?
तो वांग जी उसकी बातें सुनकर इरिटेट होकर दूसरी साइड अपना मुंह कर लेता है। वांग जी उसके पास वाली चेयर पर बैठा था। वो कहता है कि तुम हर चीज़ को ड्रामेटाइज करते हो ना। तो विंग ने अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहा, क्या करे, अंदर का राइटर कभी सो नहीं पाता। वांग जी फिर इरिटेट हो गया विंग से। तो थोड़ी देर साइलेंस रहने के बाद फिर विंग ने सॉफ्टली पूछा, सर आप उस रात कुछ कहना चाहते थे ना, जब मैं नाइटमेयर से उठा था। वांग जी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और थोड़ा स्टफ हुआ। उसने उस तरफ देखा। उसकी आंखों में वो सॉफ्टनेस वापस थी, वो जो शायद सिर्फ विंग के लिए ही निकलती थी। फिर वांग जी विंग से कहता है, तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम खुद को छुपाने में एक्सपर्ट हो। फिर विंग एक हल्की हंसी के साथ बोला, और आप खुद को दिखाने में ज़ीरो। वांग जी का हार्ट स्किप्ड फॉर ए सेकेंड। वांग जी का हार्ट तो एकदम रुक ही गया ये बात सुनकर। विंग आंखें बंद करके सो गया। एक सॉफ्ट साइलेंट अनवेरेबल सा माहौल हो गया उधर। वांग जी विंग के करीब गया और एक सेकंड के लिए उसके हेयर एक स्ट्रेट को उसकी आंखों से हटा दिया। विंग ने ये महसूस नहीं किया क्योंकि वह सो गया था, लेकिन वांग जी थोड़ा रुका और वो सोचने लगा। उसने उस मोमेंट में कुछ महसूस किया था, कुछ ऐसा कि एक रात, एक खामोश लम्हा जहाँ कोई नफ़रत नहीं थी, सिर्फ उसकी सांस और विंग की तसल्ली भरी नींद थी। वांग जी ने उसकी तरफ देखकर सोचा, मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, पर तुम हर बार उस दूरी को मिटा देते हो। वांग जी स्लोली विंग के पास जाकर बैठ गया और पूरी रात बारिश होती रही और एक टीचर पहली बार एक स्टूडेंट को सिर्फ स्टूडेंट नहीं समझ रहा था। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं। ट्रिप के बाद कुछ दिन स्कूल रूटीन में ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन कुछ बदला था। विंग थोड़ा ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो गया था। वांग जी की आंखों में छुपी वो उम्मीद, सॉफ्टनेस उसे कंफ्यूज करती थी। कभी कभी वो पकड़ लेता, लेकिन कभी नेक्स्ट मोमेंट में वांग जी अपने आई शेल में वापस चला जाता। वो वैसा ही हो जाता जैसे वो अपने रूड अंदाज में होता है। एक दिन लिटरेचर क्लब में एक नया गेस्ट टीचर आया, प्रोफेसर सैन। यंग, एनर्जेटिक और पोइट्री के लिए इंसेंसली पैशनेट था। विंग उसकी पर्सनैलिटी से, उसकी वाइब से इंटेंसली क्लिक कर गया। फिर विंग प्रोफेसर सैन से पूछता है, सर ये लाइन का रिदम तो बिल्कुल जैसे किसी हार्ट ब्रेक का ईडियम वर्जन हो। तो ये बात सुनकर सैन सर हंस पड़े। तुम पोइट्री को मॉडर्न एंजल में देखते हो, आई लाइक दैट, ये सैन सर ने विंग से कहा। पूरे सेशन में हमारा विंग उस सर से बातें करता रहा, जैसे हंसना, टीजिंग, पोइट्री जोक्स, शोल्डर जंप्स, ऐसे कुछ बातें सैन सर के साथ करता रहा। और हमारा वांग जी पीछे कॉर्नर में खड़ा था, आर्म्स क्रॉस्ड किए हुए, और उसके एक्सप्रेशन लेस थे, पर ऐसा लग रहा था उसके अंदर एक आग सी जल रही थी। फिर वांग जी ने देखा कि विंग और प्रोफेसर सैन कैंटीन के बाहर खड़े हंसते हुए जा रहे थे। विंग ने कुछ कहा जिसमें सैन सर ने थोड़ा ब्लश किया। सैन सर ने उसके हेयर के पीछे कुछ से स्ट्रेट करने की ट्राई की, ऐसे ही फ्रेंडली अंदाज में, लेकिन तभी वांग जी ने अपना फेस उनकी ओर टर्न कर लिया उसी मोमेंट में। तो वांग जी ने ये सीन देखकर एक जेलसी सांस अंदर ली, एक वो इमोशन जो उसने कभी महसूस नहीं किया था, पर आज वो कंट्रोल से बाहर हो रहा था। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं विंग जैसे ही क्लास में एंटर हुआ, वांग जी चॉक बोर्ड पे लिख रहा था। तो उसने कैजुअली ऐसे ही वांग जी से पूछ लिया, सर आज तो मूड बड़ा स्ट्रिक्ट लग रहा है, कल सेशन में आप आए क्यों नहीं थे। वांग जी ने बिना विंग की तरफ देखे और बोला, मैं वहाँ था। विंग कंफ्यूज्ड हुआ तो कहता है, रियली सर, लेकिन मैंने आपको नोटिस नहीं किया। वांग जी का चौक रुक गया। फिर वांग जी विंग से बोला, किसी और में बिजी थे ऑब्वियसली। विंग ने वांग जी की उस टोन में कुछ स्ट्रेंज फील किया, अनफेयरली। फिर विंग कहता है, सर आर यू ओके। फिर वांग जी ने विंग की ओर देखा, आंखों में आंखें डालकर। विंग ने नोटिस किया कि सर की आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन गुस्से के साथ साथ कुछ और भी था। फिर वांग जी विंग से कहता है, तुम बस सबके साथ ऐसे ही रहते हो। विंग ने ब्लिंक किया, मतलब। फिर वांग जी कहता है, ये स्माइल, ये क्लोजनेस, ये वर्ड्स तुम किसी के साथ भी यूज़ कर लेते हो, तुम सभी के साथ कंफर्टेबल रहते हो। विंग ने अब ध्यान से देखा तो वांग जी सर के अंदर एंग्री, हर्ट, पॉजिटिवनेस, ये फीलिंग्स आई हुई थी।
वीइंग ने ये सब फील किया। फिर वीइंग वांगजी से कहता है, सर मैं सबके साथ ऐसे ही हूँ, बट आपके साथ कुछ और है, मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या है। वांगजी कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में कुछ तूफान जैसा था, लेकिन उसने तो वो बात वापस दबा ली, क्योंकि वांगजी अपना इमोशन वीइंग को दिखाना नहीं चाहता था कि उसे जेलस हुई प्रोफेसर सर के साथ जैसे वो बात कर रहा था। तो वांगजी ने सिर्फ वीइंग से इतना कहा, तुम समझ जाओगे जब वक्त आएगा। और क्लास स्टार्ट हो गई, लेकिन वीइंग तो कंफ्यूज था। उसका पूरा दिन एक ही सवाल से कंफ्यूज था। फिर हम क्लास के बाद का सीन देखते हैं स्कूल ऑडिटोरियम में ड्रामा रिहर्सल में। वीइंग को किसी ने लिटरेचर क्लब ने फोर्स किया प्ले में पार्ट लेने के लिए। तुम्हारा एक्सप्रेशन भी प्राइसलेस है, उन्होंने ऐसा कहा। वीइंग का रोल छोटा सा था, एक कॉमिक बैकग्राउंड कैरेक्टर, लेकिन वीइंग का चार्म इतना लाउड था कि लीड एक्टर जीशवान, प्रिंसिपल का नेफ्यू था, वो इनसिक्योर हो गया। जीशवान स्नोबी था, परफेक्ट मार्क्स, परफेक्ट इमेज, और सबसे ज़्यादा उसे पसंद नहीं था जब स्पॉटलाइट उसे हटकर किसी एवरेज स्टूडेंट पर जाए, स्पेशली कोई वीइंग जैसा जो बिना ट्राई किए सबका जीत लेता था। फिर जीशवान ने वीइंग से कहा, थोड़ा टीजी वे में, तुम जैसे क्लोन्स सिर्फ क्लासरूम में ही फनी लगते हैं। पूरे ग्रुप ने ऑकवर्ड साइलेंस में उसकी तरफ देखा। वीइंग ने यूजुअली स्माइल में नीचे रखा। फिर वीइंग जीशवान से कहता, ओह आई सी, लीड को थोड़ा डर लग रहा है, शायद मुझे ऑडियंस पसंद कर ले तो। स्टूडेंट्स हंसी छुपाने लगे, लेकिन जीशवान थोड़ा गुस्से में आ गया। वो स्टेज से उतरकर वीइंग के बिल्कुल पास गया। तुम जैसे स्टूडेंट्स बस सबके सामने नौटंकी करते हैं, रियल आर्ट तुम्हारे बस की कहाँ। वीइंग का स्माइल थोड़ा धीरे धीरे फेड होने लगा। उसने बोला कुछ नहीं, लेकिन आंखों में कुछ वो सॉफ्ट पेन था जो कभी दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि वीइंग को इस बात पर बहुत इंसल्ट फील हुई। और तभी ऑडिटोरियम के दरवाजे से लैन वांगजी एंटर हुआ। उसने पूरी कन्वर्सेशन सुन ली थी। लैन वांगजी के वहाँ एंटर करने से ही वहाँ पर एक साइलेंस सा छा गया। वांगजी सीधा जीशवान के पास गया। वांगजी वैसे तो सभी के सामने अपनी कोल्डनेस पर्सनैलिटी दिखा रहा होता है, लेकिन उसको अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि जीशवान ने वीइंग को ऐसा कुछ कहा। तो वांगजी एक कोल्डनेस आवाज़ से बोलता है, प्रिंसिपल का बेटा हो या हेड बॉय, तुम्हारा टोन ये डिसाइड नहीं करता कि कौन आर्टिस्ट है और कौन नहीं। तो जीशवान थोड़ी हकलाती आवाज़ में बोलता है, सर मैं तो कुछ आई वॉज जस्ट। फिर वांगजी ने जीशवान की आवाज़ को काटते हुए कहा, यू आर जस्ट डिसरिस्पेक्टिंग समवन जो अपनी आर्ट को दिल से करता है। तुम परफॉर्मेंस दे रहे हो, लेकिन वीइंग इस परफॉर्मेंस को जी रहा है। तुम दोनों में ये डिफरेंस है। पूरे ऑडिटोरियम में साइलेंस छाया हुआ था। वांगजी के सामने कोई हिम्मत नहीं कर रहा था बोलने की, और किसी भी स्टूडेंट ने वांगजी को ऐसे इस अंदाज में कभी नहीं देखा था। वांगजी ने वीइंग की तरफ देखा, बस एक सेकंड के लिए, फिर कहा, अगले रिहर्सल में तुम सिर्फ एक्ट मत करना। तुम्हारे जैसे लोग स्टेज के लिए नहीं, रूह के लिए लिखे जाते हैं। और वांगजी क्वाइटली ऑडिटोरियम से बाहर चला गया। फिर हम देखते हैं वीइंग उसी मोमेंट को बार बार याद कर रहा था। सर के वर्ड्स, उनका टोन, वो आंखों का इंटेंस लुक। वीइंग ये सब अपने आप से बातें कर रहा था और कहता है कि सर ने मुझे प्रोटेक्ट किया, लेकिन क्यों? वीइंग ये सवाल अपने आप से पूछ रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। वांगजी ने उसे ही क्यों प्रोटेक्ट किया? ऐसे तो सभी सारे बच्चे हैं जिसको जीशवान नीचे दिखाता है, लेकिन आज उन्होंने मेरे लिए, प्रिंसिपल के नेफ्यू से, मुझे प्रोटेक्ट किया। फिर वीइंग अपने आप से कहता है, वीइंग तुम्हें खुद से पता लगाना होगा कि चक्कर क्या है। वांगजी सर ने मेरी साइड ली। फिर हम देखते हैं कि वीइंग को किसी तरह से ये पता चल जाता है कि वांगजी सर अक्सर म्यूज़िक रूम में लेट तक रहते हैं। जब सब चले जाते हैं तब वांगजी सर म्यूज़िक रूम में जाते हैं और वहाँ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो फिर स्कूल में सब चले जाने के बाद वीइंग म्यूज़िक रूम की ओर जाता है। वीइंग ने क्वाइटली अपने पैर म्यूज़िक रूम के अंदर रखे। रूम में एक पियानो था। वांगजी उसके सामने बैठा था, फिंगर से सॉफ्टली पियानो को छू रहा था। वीइंग वांगजी के क्लोज गया
और वो वांग जी को सुनता रहा और विंग फील करता है कि वांग जी के पियानो में इतना दर्द छुपा हुआ है। वो इस तरह से अपने दर्द को पियानो के ज़रिए बाहर निकालते हैं, लेकिन किसी से कहते नहीं। ये विंग को फील होता है। तो विंग वांग जी के पियानो बजाने के रुक जाने के बाद कहता है कि आप अच्छा बजाते हो, मैंने इतना फील भरा पियानो कहीं नहीं सुना। वांग जी विंग की आवाज़ सुनकर वहीं रुक जाता है। फिर विंग कहता है, सर रुकिए मत, प्लीज़ बजाइए, मैं आपका पियानो ही सुनने आया हूँ। तो वांग जी कहता, तुम यहाँ कैसे, और तुम अभी तक गए क्यों नहीं? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब मैं म्यूज़िक रूम में हूँ और दूसरा कोई मेरे साथ आकर बैठे। तो विंग कहता है, ओके ओके सर, मैं चला जाऊँगा, बस मेरे एक सवाल का आप आंसर दे दीजिए, फिर बाद में मैं यहाँ से चला जाऊँगा और आप आराम से पियानो बजाइए अपना। तो वांग जी कहता है, मुझे तुम्हारे कोई सवाल का आंसर नहीं देना है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो विंग बिना कुछ और बोले वो पूछता है कि सर, उस रात जब आपने मेरे बालों को स्ट्रेट किया था, मुझे अलग सी फीलिंग आई। तो मैं जान सकता हूँ जब आप मेरे हेयर्स को सही कर रहे थे तो आप क्या सोच रहे थे? मुझे पता है कि आप पूरी रात नहीं सोए थे। मुझे हाँ, नींद आ गई थी, लेकिन आप नहीं सोए थे, मैंने ऐसा फ़ील किया था। फिर वांग जी ये बातें सुनकर एकदम फ्रीज़ हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता विंग के सामने। फिर विंग वांग जी से कहता है, सर आपको पता है मैं ही छुपाने में माहिर नहीं हूँ। आप भी अपने दर्द को औरों से छुपाते हैं और किसी के सामने खुलकर नहीं बोलते। वांग जी कुछ नहीं बोलता, अपनी चेयर पर पियानो सीट पर बैठा रहता है। विंग वांग जी के थोड़ा और करीब जाता है। जब विंग पियानो पर अपना हाथ रखता है तो वहाँ पर एक पेन रखी हुई थी, वो नीचे गिर जाती है। तो जैसे ही विंग पेन को उठाने लगता है, विंग का शोल्डर और वांग जी का शोल्डर एकदम से टच हो जाते हैं, नीचे झुकता है तब। तो वो दोनों एक दूसरे का टच फील करते हैं। वो टच होने पर विंग की तो गहरी सांस हो गई। जब विंग नीचे बैठे बैठे वांग जी की ओर देखता है तो वांग जी भी विंग की ओर देख रहा होता है। एक दूसरे के देखते टाइम दोनों को ही अलग फील हुआ, अलग फीलिंग आई, लेकिन वो क्या फीलिंग्स थी उन दोनों को ही नहीं पता था। फिर विंग वहाँ से जल्दी से खड़ा हुआ और वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है कि सर, मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही आपके इमोशन को नहीं समझता, लेकिन शायद आप भी खुद से भाग रहे हैं। फिर विंग वांग जी से कहता है, लेकिन मुझे ये तो पता है सर, जैसे आप मुझे देखते हो वैसे मुझे कोई भी नहीं देखता। तो वांग जी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम उस टाइम सो रहे थे और मैं तुम्हें कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर विंग वांग जी के थोड़ा करीब जाता है और कहता है, नहीं सर, आप खुद को कंफर्ट कर रहे थे। वांग जी ने अपनी आंखें दूसरी साइड कर ली। फिर वांग जी विंग से कहता है कि मैं तुम्हारे करीब था जब मैं सबसे दूर रहना चाहता था। विंग ने तब एक ठंडी सांस ली। फिर विंग वांग जी को कहता है, आप जानते हैं सर, आपकी वो खामोशी मुझे कभी दर्द नहीं देती। मुझे सिर्फ दर्द होता है जब आप मुझे देखते हैं और अपनी आंखें हटा लेते हैं। फिर विंग थोड़ा रुककर वापस से बोलता है, सर आप मुझसे दूर रहना चाहते हो या खुद से? वांग जी इस बात पर चुप रहा। वांग जी विंग की बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि विंग को एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में वांग जी के कुछ नोट्स चाहिए थे। वांग जी ने बोला 6:30 के बाद मिलना, तब लाइब्रेरी खाली होती है। तो विंग पंक्चुअल नहीं होता है, वो कभी भी टाइम पर किसी जगह नहीं पहुंचता है, लेकिन उस दिन वो 5 मिनट पहले पहुंच गया था। लाइब्रेरी पूरी खाली थी, बस एक कॉर्नर में लेन वांग जी अपनी यूजुअल वाइट शर्ट में स्लीव्स रोल्ड हुए, टाई लूज एंड कम्प्लीटली अपने हॉट अंदाज में था। तो विंग वांग जी के सॉफ्टली पास गया। तो विंग वांग जी को बोलते हैं, सर आप तो काफ़ी हैंडसम लग रहे हो आज। वांग जी अपनी हंसी छुपाते हुए कहता है, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। फिर वांग जी ऐसे ही झूठ मूठ के लिए वांग जी ने अपने ब्रो रेज किए और विंग को बोले, तुम लेट हो। तो विंग कहता है, सर मैं 5 मिनट पहले आया हूँ, आप टाइम देखिए तो सही। विंग सर से फेक गुस्सा हुआ, सर आप इमोशन के साथ टाइम भी डिस्टॉर्ट करते हो क्या? वांग जी कहता है, ठीक है, चलो अब शुरू करो। विंग और वांग जी टेबल के दोनों तरफ बैठे, प्रोजेक्ट पेपर बिछे हुए थे। अचानक विंग का पेन नीचे गिर गया। तब वो नीचे झुककर अपना पेन उठाने लगा तो उसका शोल्डर विंग के लेग से टाइटली ब्रश हुआ।
1 सेकंड का टच था लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जैसी लगी थी दोनों को। विंग ने ऊपर देखा, वांग जी भी उसी मोमेंट उसकी तरफ देख रहा था। ये दोनों के बीच थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था। तो विंग ऐसे ही उस मोमेंट को ठीक करने के लिए कहता है, सर ये ठीक है? तो वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता। विंग वांग जी के थोड़ा करीब आया। कोई फिल्ट्रेशन नहीं, सिर्फ एक रियल सा पुल था। वो मोमेंट में बस दोनों थे, पेपर, साइलेंस और दोनों की सांसें। और तभी डोर के पास कोई खड़ा था। वो थे प्रोफेसर सेन। प्रोफेसर सेन बोलते हैं, सॉरी, मुझे लगा लाइब्रेरी में कोई नहीं होगा। मैंने तुम दोनों के बीच इंटरप्ट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो तो इंटरप्ट कर चुके थे। विंग अपने नोट्स लेकर चला गया था अपने घर। विंग अपने रूम में खिड़की के पास और वाइन भी धीरे धीरे कर्टन को हिला रही थी। फिर वो खुद से सोच रहा था, क्या सर आप मुझसे दूर हो जाएंगे? उसने अपने चेस्ट पर हाथ रखा। पहली बार जो उसने फील किया था उस रात, वो इमोशन अब सिर्फ कन्फ्यूज़न नहीं, एक टाइप का लव कन्फेशन था। और वो लव कन्फेशन किसी और ने देख लिया था। फिर हम नेक्स्ट इवनिंग को देखते हैं कि स्कूल के पीछे एक क्वाइट जगह थी जहाँ रियरली कोई नहीं जाता था। आज विंग वहीं था। विंग ने अपने बैग को वॉल के सहारे लगा रखा था और वहाँ पर खड़ा था। आसमान को देख रहा था और पूरा साइलेंस था। तभी उसने कदम की आहट सी सुनी तो उसने देखा वो लैंगवंग जी थे। दोनों की नज़र मिली। कोई हाई नहीं, कोई ऑकवर्ड फीलिंग नहीं, बस एक क्वाइट साइलेंस थी दोनों के बीच। वांग जी सॉफ्टली विंग से बोला, तुम यहाँ हो? विंग ने आंख उठाकर देखा, हाँ, वहीं जहाँ कोई ना सुन सके मुझे। फिर विंग वांग जी से कहता है, सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो वांग जी एकदम चुपचाप खड़ा हो गया, जैसे ही उसे पता चल गया था कि वो क्या पूछना चाहता है उससे। विंग एक कदम आगे बढ़ा वांग जी की ओर और पूछता है कि आप सबके सामने मेरी साइड क्यों लेते हैं? ये इतना कोई डिसिप्लिन तो नहीं हो सकता। इट वॉज पर्सनल। वांग जी ने विंग की आंखों में देखा, पहली बार बिना गार्ड के। तब वांग जी बोलता है कि क्योंकि मुझे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब सब तुम पर हंस रहे थे या जज कर रहे थे, मुझे लगा मैं खुद पर गुस्सा हूँ कि मैं चुप था, कि मैं उनमें से एक बन जाता अगर मैं तुम्हारी साइड नहीं लेता। तुम्हारा दर्द उस मोमेंट में मेरा बन गया। विंग उस मोमेंट में कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके लिप्स से कोई भी वर्ड बाहर नहीं निकला। एकदम से वहाँ हवा चलती है और एक सॉफ्ट लीफ दोनों के बीच गिरती है। विंग ने उस लीफ को देखा और फिर वांग जी को। फिर विंग कहता है, तो जो तुम फील करते हो वो सिर्फ सिंपैथी है? वांग जी ने स्लोली हेड शेक किया अपना और कहा, नो, वो तुम हो। वांग जी ने कोई भी अब की बार फ़िल्टर यूज़ नहीं किया था। वो जो अपने मन में आ रहा था वो विंग को बोले जा रहा था। विंग ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं कब से ये सुनना चाहता था और कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम ये मुझसे कहोगे। फिर वांग जी विंग को कहता है, और मुझे लगा मैं कभी भी तुम्हें कह नहीं पाऊँगा। तो वांग जी वहाँ से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि किसी इवेंट के बाद सब स्टूडेंट चले गए थे। कुछ स्टाफ लोग बचे थे और विंग जो हमेशा की तरह वॉलंटियर बन गया था। वांग जी एक क्लासरूम में चेक कर रहा था कि सब लाइट्स बंद हो चुकी है। जब वो बाहर निकला उसने देखा विंग रेनकोट पहने बिना बारिश में खड़ा था, स्कूल गेट के पास में एक बेंच पे, जैसे किसी थॉट में खोया हुआ हो। बारिश सॉफ्ट थी, हल्की हल्की, पर ठंडी हवा भी चल रही थी। वांग जी छाता लेकर विंग के पास गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग थोड़ा भीग चुका था, हेयर मैश हो चुके थे, चिक्स रेड हो रखे थे। फिर विंग ने वांग जी से कहा, बस थोड़ा स्पेस चाहिए था, इसलिए यहाँ खड़ा हूँ। वांग जी विंग के ऊपर छाता ले आया और बोला, तुम भीग जाओगे। फिर विंग ने कहा, ऑलमोस्ट मैं भीग चुका हूँ सर। वांग जी ने विंग का बैग उतारा और छाता ज़्यादा उसके ऊपर किया। विंग ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या आप बैठोगे मेरे पास थोड़ी देर? वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वो वहाँ बैठ गया बिना कुछ बोले। बेंच पे दोनों क्लोज शोल्डर ऑलमोस्ट टचिंग ही थे। बारिश हो रही थी, नो वंस एल्स इन साइट। तो विंग वांग जी से कहता है, सर आप जब पास होते हैं ना मेरे, तो मुझे लगता है मैं सेफ़ हूँ। वांग जी ने विंग की आंखों में देखा। फिर वांग जी कहता है, मैं तुम्हारे पास इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे भी वही फील होता है। विंग ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और वांग जी के हाथ से टच किया। वांग जी ने कुछ नहीं किया, ना अपना हाथ हटाया
ना कुछ मूवमेंट किया। वीइंग का हाथ धीरे से उसके हथेली पे रेस्ट हुआ। वीइंग की उंगलियां ठंडी थी, लेकिन वांग जी को छू के अंदर तक गर्म कर देने वाली, ऐसे उसका टच था। 2-3 सेकंड तक वीइंग ऐसा ही करता रहा, अपनी उंगलियां उसके हथेली पर ऐसे सहलाता रहा। वीइंग सर से कहता है, सर आपको थोड़ा अलग लग रहा है तो मैं ये नहीं करूँगा। तो वांग जी सॉफ्टली आवाज़ में कहता है, नहीं वीइंग, तुम रुको मत, करते रहो, मुझे अच्छा लग। तब वांग जी वीइंग के और करीब आता है, उसको ऑलमोस्ट किस करने वाला ही होता है, लेकिन वांग जी रुक जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो वीइंग सोचता है, ये क्या हुआ, सर को क्या हुआ, ऐसे क्यों चले गए। ये उनकी मुलाकात थोड़ी अनकम्फर्टेबल थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को फील कर रहे थे और वांग जी तो अपना दर्द छुपाता ही है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि एक स्टूडेंट के सामने उसका दर्द ऐसे पिघले, इसलिए वो वहाँ से चला गया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को स्कूल कॉरिडोर में वीइंग फ्रेश लग रहा था। रेन के बाद उसका फेस अनयूजली काम था, जैसे रात का वो छोटा सा मोमेंट उसके दिल में एक छोटी सी जगह बना गया हो। उसने वांग जी को देखा स्टाफ रूम के पास से निकलते हुए, तो वीइंग वांग जी को आवाज़ लगाता है, सर। वीइंग उसके पास जाना चाहता था, वांग जी के पास, लेकिन वांग जी थोड़ा रुकता है और वो फिर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है, आगे बढ़ जाता है। वीइंग ने अपने कदम वहीं रुका लिए, क्योंकि वीइंग को अलग लगा कि वीइंग ने तो वांग जी को आवाज़ दी और वांग जी रुके ही नहीं, इसलिए वीइंग सर के पास नहीं गया। फिर क्लास के अंदर यही इंसिडेंट, नॉर्मली वांग जी जब क्लास लेता था तो वीइंग की तरफ कभी ना कभी आंख उठ ही जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ था। वांग जी जानबूझकर वीइंग को इग्नोर कर रहा था। वीइंग वांग जी की ओर देखकर स्माइल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नो रिएक्शन, नो सॉफ्टनेस। वांग जी वीइंग को कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तो वीइंग सोचता है, वो टच, वो मोमेंट सिर्फ मेरा था क्या, वो मेरी मिस्टेक थी। आफ्टरनून में कॉरिडोर में वीइंग ने वांग जी को फाइनली रोक ही लिया था और बोलता है, सर आप मुझे अवॉइड कर रहे हो। वांग जी ने स्ट्रेट फेस बनाया, कोई एक्सप्रेशन नहीं अपने फेस पर। मैं तुम्हारा टीचर हूँ, ये बोलता है वांग जी वीइंग को। फिर वीइंग बोलता है, और मैं वो लड़का हूँ जिसके हाथ आपने छोड़े नहीं थे कल। वांग जी का एक्सप्रेशन थोड़ी देर के लिए फ्लिकर गया, बस 1 सेकंड के लिए, दर्द झलक गया। फिर वीइंग बोलता है, जो हो गया उसका मतलब मत निकालो, मैं तो वही कर रहा हूँ जो आपको अच्छा लगता हो। वांग जी वीइंग को कुछ बोलने वाला था, तभी एक टीचर वहाँ से गुजरा, तो वांग जी चुप हो गया। उस टीचर के चले जाने के बाद वांग जी वीइंग को कहता है, हम बात नहीं कर सकते, नॉट लाइक दैट, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। वीइंग फ्रीज हो गया ये बात सुनकर, पर आपने खुद कहा था रुको मत। वांग जी ये सुनकर वहाँ से वीइंग को इग्नोर करके चला जाता है। वीइंग घर जाने के बाद अपने रूम में सोचता है यही सारी बातें, और वीइंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वांग जी ने उसे पूरा दिन इग्नोर किया। वो अपने बेड पर लेटा हुआ था और बारिश बाहर हो रही थी, लेकिन उसको बारिश की आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर वो अपने आप से कहता है, मैं इतना रॉन्ग कैसे हो सकता हूँ, जबकि सब कुछ रियल था, रियल फीलिंग्स थी वो। उसने अपनी आंख बंद करी और वही मोमेंट्स के बारे में वापस से सोचने लगा। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग असेंबली ग्राउंड में देखते हैं, स्टूडेंट मॉर्निंग पीरियड के लिए लाइन में खड़े थे। वांग जी स्टाफ के सेक्शन में था, काम कंपोज्ड, एकदम शांत रूप से खड़ा हुआ था। फिर उसने वीइंग को देखा। वांग जी ने नोटिस किया कि उसके हेयर डम थे, आई शार्प थी। यूजुअली वांग जी को वो हमेशा देखता था, लेकिन आज कुछ ऐसा नहीं था। वो वांग जी की ओर नहीं देख रहा था और वो वांग जी की ओर देखकर स्माइल भी करता था, लेकिन वीइंग ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। वो सीधा निकल गया विदाउट ए ग्लैंस। तो वांग जी को थोड़ा अजीब लगा और वो अपने आप से कहता है कि उसने मुझे देखा तक नहीं। फिर लंच ब्रेक में स्कूल के गार्डन में वीइंग यूजुअली लंच के बाद स्टाफ रूम के सामने ऐसे ही कैजुअली गुजरता था वांग जी को देखने के लिए, लेकिन आज शॉर्टकट ले लिया, नो चांस, नो रन। वांग जी भी ये नोटिस कर रहा था। वांग जी ने विंडो से देखा और पहली बार उसको देखकर वांग जी का दिल गिल्ट से भर गया। फिर वो अपने आप से बात करता है, ये सब मैंने ही किया है, पहले मैंने उसे इग्नोर किया, अब वो मुझे इग्नोर कर रहा है। मैं ही तो उसे दूर करना चाहता था, अब वो दूर है तो मुझे ऐसा अलग सा क्यों फील हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा। वीइंग किसी क्लासमेट के साथ ऐसे ही हंस रहा था, लाउड, चार्मिंग, वाइब्रेट कर रहा था। वांग जी दूर से ऑब्जर्व करता है वीइंग को, बट वीइंग ने जैसे ही वांग जी की ओर देखा
तो वो स्माइल एकदम से गायब हो गई और वो चुप होकर वहाँ से चला गया। वांग जी ये देखकर फ्रीज था और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वीइंग उसे ऐसे इग्नोर कर रहा है। फिर वो खुद से कहता है उसके लिए मैं अब एक टीचर हूँ। फिर लाइब्रेरी रूम में लाइब्रेरी एम्प्टी थी। वांग जी ने वीइंग को वहाँ अकेले देखा, बुक्स देख रहा था। वो धीरे से पास गया, फिर बोला वीइंग। वीइंग ने बिना देखे बोला प्लीज़ सर मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ। तो वांग जी ने एक लंबी सांस भरी और वांग जी वीइंग को कहता है तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। वीइंग ने फाइनली वांग जी की ओर देखा, आई शार्प बट फील्ड विद पेन। फिर वीइंग वांग जी से कहता है नहीं सर, आप मुझे भूल चुके हो, मैं बस मेरी याद दिलाना बंद कर रहा हूँ। फिर थोड़ी देर साइलेंस के बाद जब आपने दूर जाना चुना तो मैंने भी छोड़ दिया। ये बोलकर वहाँ से वीइंग जाने ही लगता है तब वांग जी ने वीइंग का हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींचा तो वीइंग वांग जी के बिल्कुल पास आ गया। वांग जी ने अपने आप को संभालते संभालते वीइंग को बोला। वीइंग थोड़ा हेजिटेट हुआ पर फिर वांग जी वीइंग की आंखों में आंखें डालकर कहता है वीइंग मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ सच्चाई के साथ। वीइंग ने अपनी आंखों को थोड़ा शार्प किया और वो थोड़ा क्यूरियस था जानने के लिए कि वांग जी उससे क्या बात करना चाहता है। तो वांग जी कहता है तुम मुझसे क्यों दूर हो गए जब मैं बस तुम्हें अपनी फीलिंग दिखाना चाहता था। और मैं डर रहा था कि अगर मैं तुम्हारे करीब गया तो मैं अपना कंट्रोल खो दूँगा और अपनी ज़िम्मेदारी भूल जाऊँगा, तुम्हें हर्ट कर दूँगा। फिर वीइंग बोला पर अगर आपके लिए सब कुछ इतना मुश्किल है तो मैं कैसे जानूँ कि आपके लिए मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, इसलिए मैं ये सब छुपाता रहा। फिर वांग जी कहता है इसलिए मैं ये सब छुपाता रहा। फिर वांग जी बोलता है इसलिए मैं ये सब छुपाता रहा, तकलीफ़ देता रहा क्योंकि डर था कि तुम मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन जाओगे जिसे मैं कभी खो नहीं सकता। पर मैं यहाँ हूँ तो क्या तुम मेरा ये डर दूर कर सकते हो। वीइंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा शायद। फिर वांग जी ने हाथ बढ़ाकर वीइंग का हाथ पकड़ा बिना कोई हेजिटेट के। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ चलें बिना डरे। वीइंग ने कहा सर हाँ मैं भी चाहता हूँ आप मेरे हमेशा साथ रहे, मैं आपके लिए फ़ील करता हूँ और आई नो ये मेरी सच्ची फीलिंग है। तो वांग जी इस मोमेंट पे वीइंग को किस कर लेता है और ये किस बहुत देर तक चलती है और यहाँ पर दोनों के गिले शिकवा मिट जाते हैं क्योंकि दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से कर लेते हैं और क्या फ़ील करते हैं वो एक दूसरे को बता देते हैं। फिर हम फाइनल सीन में देखते हैं कि दोनों स्कूल के गेट के बाहर एक नई सुबह के साथ खड़े थे। कुछ बातें अभी अधूरी है पर एक नई उम्मीद जगी हुई थी उनके दोनों के मन में। वांग जी और वीइंग दोनों रूफ टॉप पे खड़े थे। सुबह की ठंडी हवा, दूर कहीं बर्ड्स गाने गा रहे थे, ये सब नज़ारा दोनों देख रहे थे। उन दोनों की नज़र मिलती है। वर्ड्स कम थे लेकिन फीलिंग्स ज़्यादा थी। वांग जी ने हल्की मुस्कान दी और वीइंग ने भी उस मुस्कान का रिप्लाई किया एक सॉफ्ट स्माइल के साथ। फिर वांग जी बोलता है अभी हमारी कहानी अधूरी है पर शायद ये भी खूबसूरत है। वीइंग ने अपना सिर हिलाया। वीइंग वांग जी को देखकर स्माइल कर रहा था, मानो एक दूसरे को दोनों प्रॉमिस कर रहे हों कि वो कभी अलग नहीं होंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे। वांग जी ने थोड़ा दूर देखते हुए कहा क्या पता कल क्या हो, और वीइंग ने स्माइल के साथ वांग जी को हग कर लिया और वो कहता है कि कल के लिए इंतज़ार करना होगा पर मैं तुम्हारे साथ इंतज़ार कर सकता हूँ। दोनों एक साथ एक मंजिल पर दोनों एक दूसरे को हग किए हुए खड़े हुए थे। तो फ्रेंड्स हमारी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है और ये बात तो सच है उनके बीच अभी भी कुछ बातें बाकी थी पर कभी कभी अधूरी बातें ही कहानियों को अमर बनाती है। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना और मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ इतना लेट आने के लिए। और जो भी आप मुझसे बात करना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं आपके सबके क्वेश्चन का आंसर दूँगी। तो प्लीज़ इस स्टोरी को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।